हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, PYQ RTP MTP इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। ठीक है, हमने अभी PYQ स्टार्ट करते हैं। एक एक आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो आप क्या करना, आप कमेंट में बता देना, और कमेंट में नहीं बता पाओ तो आप क्या करो, मेरे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको रिवीजन वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। सब्सक्राइब ना भी करो तो पता तो चले कि कौन बच्चा देख रहा है, कितने बच्चों को हेल्प हो रही है लेक्चर से। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, देखो फॉलोइंग डेटा एक कैपिटल प्रोजेक्ट का दिया हुआ है। एनुअल कैश फ्लो कितने, फर्स्ट 2 ईयर्स में 1 लाख आएंगे, नेक्स्ट 2 ईयर्स में 80,000 आएंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 ईयर्स में कितने आएंगे, 1-1 लाख 2 साल में। फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में, थर्ड और फोर्थ ईयर में 80,000। ओके, यूजफुल लाइफ कितनी है सर, 4 ईयर्स। सैलवेज वैल्यू कितनी है, 50,000। IRR कितना है, 12, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10। ओके सर, आ गया समझ में। क्या पूछा क्वेश्चन ने, बताओ जरा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पेबैक, MIRR। बहुत सारा पूछ लिया सर। नंबर कितने हैं, 6। एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है ऐसे ऐसे, तो हम 6 नंबर के लिए आज हम लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, ओके सर, आ गया बात समझ में। अब पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आपका आउटफ्लो वाला। अब आप मुझे बताओ, IRR पे हमेशा NPV जीरो होगी। NPV जीरो होगी मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PV ऑफ कैश इनफ्लो। यस सर, आ गया समझ में। तब 12% पे आप कैलकुलेट करके बता दो। 1 लाख आ रहा है, 12% से डिस्काउंट कर दो, फिर 1 लाख को डिस्काउंट कर दो 2 साल, फिर 80,000 को 3 साल, 80,000 को 4 साल। आपका फाइनल आंसर कितना आता है, फाइनल आंसर इन चारों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है एक बार टोटल करके मुझे बता दीजिए, चारों साल का टोटल कितना आ रहा है। लास्ट 5880 है। यस सर, 5880 है। 276840। ठीक है, अब सैलवेज वैल्यू 50,000 थी, इसको भी 4 साल के हिसाब से डिस्काउंट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 31,800। तो आपका टोटल आ जाता है 3,08,640। यस सर, तो आपका ये क्या हो गया सर, आपका ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही तो हो गया, क्योंकि IRR पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू PV ऑफ कैश इनफ्लो। इतना इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में चाहोगे, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यस सर। आपने पिछले अटेम्प्ट में मतलब ये दिया था क्या, ग्रुप 2 दिया था? मई में तो नहीं दिया था, जनवरी में दिया था। ओके ओके, ठीक है, आपके अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन आएगा फिर, है ना। तो NPV आ जाओ। तो NPV के लिए क्या करोगे, अब 10% से डिस्काउंट कर दो। ओके, और अपने इनिशियल क्या, आपने क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर ये आ ही गया। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना कितना इजी है, मक्खन क्वेश्चन है। 1 लाख, 1 लाख, 80,000, 80,000, 4 साल से डिस्काउंट करो। हाँ सर, डिस्काउंट कर दिया। फिर आप क्या करो, सेल्वेज वैल्यू को भी डिस्काउंट कर दो। यस सर, और सम ऑफ PV कैश फ्लो 3,22,000 आया, और आपका 3,08,000 क्या था इनिशियल। तो आपका फाइनल आंसर आ गया NPV 13,13,730 रुपये। यस सर, ठीक है, आगे 2 पॉइंट समझ में आ गए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करोगे सर, PI इज इक्वल्स टू फॉर्मूला एक बार बोल दो तो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, तो इसमें मुझे बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो गिवन है क्या, हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में निकाल लिए क्या? हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पर PI क्या लिखूँ मैं, PV ऑफ कैश इनफ्लो। एक मिनट एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक मिनट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या PV ऑफ आउटफ्लो भी लिख सकते हो, कभी कभी बाद में भी होता है ना, इसलिए मैं PV ऑफ आउटफ्लो लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखूँ, 322,370, और नीचे आउटफ्लो में 3,08,000। आगे आगे 3,08,640, 640। कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया। अब कैलकुलेट करो, आपका PI क्या आ रहा है, 1.044। करेक्ट, 1.044 आपका PI आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 3 आपने चीज़ें फटाफट क्लियर कर ली। अब देखो ये कितने लकी बच्चे, मई 25 वाले,
जिनका इतना इजी क्वेश्चन आया था। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बता दो सर। ठीक है, बता देते हैं। तो आप क्या करो, इन इनफ्लो को यहाँ पर लिख लो। ये अब 10% से करना है। क्यों सर 10% से क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो तो IRR थी ना, अपने को हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करनी है। यस सर। तो 90,000 ये क्यूमुलेटिव बना रहे हैं हम, ये PV है, ये हमारा क्यूमुलेटिव है। ओके, तो 90,000 82 60, तो ये आपका टोटल कितना आ गया? 2,33,000। और अब मुझे बताओ इंक्लूडिंग सैलवेज वैल्यू क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि अलग अलग लिखोगे तो गलत होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्थ ईयर के एंड पे मिल रहा है, इनफ्लो और सैलवेज वैल्यू। तो आपका आ जाएगा 3,22,000। सर हमको पहुंचना है 3,08,000 पे। तो आप मुझे बताओ आप यहाँ क्या लिखोगे? 3 ईयर्स प्लस प्लस क्या लिखोगे? प्लस नीचे तो आ जाएगा आपका ये पूरा अमाउंट। क्यों सर? क्योंकि इसी में से हमको कैलकुलेट करना है। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर इसमें से आपका 3,08,640 में से ये वाला फिगर निकाल दो, 233,580। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 75,060। आपका आंसर बता दो मुझे एक बार। 76,060। नहीं नहीं, 76,060 ये कहाँ बता रहे हो? सॉरी सर, 75,060। हाँ हाँ, ओके, ये फिगर हो गया अपना। फाइनल डिस्काउंट का पीरियड कितना आएगा? 3.845 ईयर्स। ये आ गया 845 ईयर्स। यस सर, आ गया, बिल्कुल समझ में। अब क्या पूछा है? अब क्वेश्चन देखो, चार चीज़ें तो इतनी मक्खन थी कि आप 4 नंबर तो यहाँ से निकाल जाओगे। अब MIRR एक बार को टफ लग सकता है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है, राइट? यस सर। तो MIRR पर आ जाओ। MIRR में क्या करोगे आप? आपने ये सेम कैश इनफ्लोज लिख दिए। हाँ सर, लिख दिए। तो आपका यहाँ पर 10% री इन्वेस्टमेंट फैक्टर। सर री इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने आपको क्या समझाया था? सर यहाँ पर ऐसे MIRR में ऐसे होता है। कैसे होता है सर? 1 2 3 4, तो सारा पैसा पहले यहाँ री इन्वेस्ट होता है। हाँ सर, समझ में आ गया, याद आ गया ये तो। और फिर यहाँ से एक बार में डिस्काउंट होता है। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि सर पैसा री इन्वेस्ट होता है, ऐसा हमारा अजम्पशन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर इसमें क्या लगेगा? इसमें 4 ईयर का डिस्काउंटिंग लग जाएगा, मतलब कंपाउंडिंग। तो क्या करोगे आप? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 कितना आ जाएगा? 1.331, क्योंकि ये ईयर 1 के एंड पे है तो 3 साल का डिस्काउंटिंग। फिर ईयर 2 वाले का 1.1 इंटू 1.1, फिर इधर 1.1 और यहाँ पर 1। ओके सर, तो आपका फाइनल आंसर आया 4,72,100। ठीक है, अब देखना आप, अब क्या करना है सर? अब अपने को सिंपल, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था पहले, आप बताओ। 4,72,100 कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 3,08,640 इज इक्वल्स टू क्या? 1 प्लस R की पावर N। एम आई राइट? यस सर। है ना? तो आप इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है इस वाले पार्ट को? 1.529। 1.529। ठीक है, हाँ सर। अब इज इक्वल्स टू 1 प्लस R की पावर कितनी? 4। एम आई राइट? यस सर। अब मुझे R निकाल के बताओ। पहले मुझे शॉर्टकट बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था जो CA फाउंडेशन में आपको सभी टीचर सिखाते हैं? 12 टाइम्स अंडर रूट का मानने वाला। यस सर, √12 टाइम्स -1, फिर क्या आएगा? बताओ फिर क्या आएगा? -1 इंटू 4। -1 इंटू 1/4, 1/n आएगा, है ना? +1, फिर ये देखो इतना इतना है, पहले मैं बता देता हूँ, ये सब का ऐसे करना है ना? फिर इंटू इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स। तो फटाफट इसको ट्राई करते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 472,100 डिवाइडेड बाय 308,640। ठीक है, 1.5296 आ गया। इसी को अपन कर लेते हैं क्या? अंडर रूट कर लो इसको। अंडर रूट करते हैं 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट रुको, मेरा गलत हो गया। आप करते चलो, आपका आंसर आ जाए तो मुझे बता देना। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 1/4 +1 इंटू इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। कितना आंसर आया आपका? 11.21 आया है मेरा। 11
बता रहा एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपने क्या गलती की होगी। नो इश्यूज। 11.21 आंसर है, 1.1121 आएगा तो वो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, 1 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको है ना, ये अमाउंट जो है यहाँ पर जितना भी अमाउंट आ रहा है इसका 472 100 डिवाइडेड बाय 308640। अब ये जो भी आंसर आ रहा है ना, इसी को लेके करो आप, है ना, ये मत लिखो। ये लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ये लिखो और जो भी आंसर आए वहीं से चालू हो जाओ। ठीक है, तो देखो बच्चों को कितना मजा आया होगा ठीक है। कि बच्चों का पूरा क्वेश्चन इजीली हो गया है ना। जनवरी 26 सॉरी मई 25 में इन्वेस्टमेंट के लिए तो बच्चों का इजी क्वेश्चन आया था, ऐसा हमें लग रहा है। हमें लग रहा है क्या? आर वी ऑन द सेम पेज? हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी था। ओके, बढ़िया। फिर आते हैं, हाँ वही ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना। शुरू में देखो कितना दिक्कत आ रही थी ये अपना, जब इलस्ट्रेशन कर रहे थे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनपीवी ये वो, अब इजी हो गया ना। अब हमने धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस कर ली है, हमने इलस्ट्रेशन कर लिए, टीवाई के कर लिए, राइट। ओके, बढ़िया, सही जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। अब क्या आ रहा है, अब हमें नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ का है? PYQ सितंबर 25 का। ठीक है, ओके। अब क्या ग्लोबल, ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा। दिख बड़ा रहा है पर इजी है। पढ़े क्वेश्चन। ग्लोबल बेवरेज कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग वन ऑफ इट्स बोटलिंग मशीन्स। ओके, बोटलिंग मशीन रिप्लेस करने वाले हैं न्यू और एफिशिएंट मॉडल के साथ। एग्जिस्टिंग मशीन जो है 5 ईयर्स अगो खरीदी थी 16 लाख में। ठीक है, टोटल यूजफुल लाइफ इसकी थी 10 ईयर्स की। ओके, तो अभी डेप्रिसिएशन 1,60,000 का पहले लग रहा होगा। ठीक है, कंपनी करंटली अभी बेच सकती है 9,60,000 में। वह क्या बात कर रहे हो सर, 16 लाख की मशीन थी, 10 साल पहले खरीदी थी, तो डेप्रिसिएशन में 8 लाख की हो जाएगी, लेकिन इसको आप 9,60,000 में बेच सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। न्यू मशीन जो है ना, नई मशीन जो हम लाने वाले हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है सर? उसकी कॉस्ट बहुत सारी है। अरे बहुत सारी नहीं, कितनी है? 32 लाख। ठीक है, 32 लैक्स। फिर एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू 3,20,000 और 5 ईयर्स की उसकी क्या है, लाइफ है। मतलब पिछली पुरानी मशीन की भी 5 साल लाइफ है, नई मशीन की भी 5 साल लाइफ है। अब नई मशीन आने से होगा क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 16 लाख से बढ़कर 18,40,000 हो जाएगा। मतलब पहले कंट्रीब्यूशन 16 लाख था, अब 18,40,000 हो जाएगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से क्या होगा, एनुअल सेविंग होगी 3,20,000 की, कॉस्ट में भी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 33% है। इसमें हमेशा ध्यान देना, कभी भी आपको 1/3 नहीं करना है, क्योंकि 1/3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 33.333%, राइट। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सीधा 1/3 कर देते हैं। 1/3 नहीं करना है, राउंड ऑफ में फंस जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर क्या बोल रहा है, फिर अगला क्वेश्चन अपना आगे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी। अच्छा, सिर्फ एनपीवी बतानी है, इतनी ईजी बात है, अभी फटाक से बता देते हैं। बोलो, पीवीएफ 12 का पीवी एन्युटी फैक्टर तो है अपना 3.605, और अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 5 साल के एंड में आता है वो है 0.567। ठीक है, यस सर, हो गया। ठीक है, ये हटा देते हैं सो दैट आपको अच्छे से पढ़ने में आए। बढ़िया, ये देखो मैं टिक कर देता हूँ ये और ये, है ना। अब देखो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी थी, 32 लैक्स की। यस सर, पुरानी मशीन बेच देंगे 960 की, तो बचेगा कितना? बचेगा हमारा कितना बताओ, 32 और 96 निकाल देंगे, 32 माइनस 960, 2240। यस सर। अब एक बार और बताना कि आपने पुरानी मशीन की अब वैल्यू कितनी बची, 8 लाख की। यस सर, लेकिन उसको बेचा 9,60,000 में, तो सर हमको डेप्रिसिएशन, मतलब हमने क्या 9,60,000 की हमारी बेच दी, 8 लाख की उसकी वैल्यू बची थी। क्यों सर? क्योंकि 16 लाख की थी उस टाइम पे, उसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, तो हमने 8 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब वैल्यू कितनी बची सर? न्यू वैल्यू हमारी आ गई, न्यू बुक वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख की। यस सर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमने 1,60,000 का जो गेन है उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा ना, 33%, सेल ऑफ कैपिटल असेट, राइट।
तो हमने 52,800 का टैक्स भी दिया, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 22 लाख। इसमें ऐड कर दो, ये वाला इसमें ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट आ रही है 22 लाख, कितनी 22 लाख 92,800, राइट। क्यों सर? क्योंकि हमने टैक्स भी दिया, वो भी तो खर्चा हुआ। अगर मशीन रिप्लेस नहीं करते तो बेचते नहीं तो टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब देखना इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है सर, 2,40,000 बढ़ रहा है, क्यों? 18,40 हो गया है, पहले 16 था, यस सर। कॉस्ट सेविंग भी हो रही है 3,20,000 की, क्या बात कर रहे हो, ये तो एकदम विन विन मशीन दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहा है ना। 5,60,000 का आपका सेविंग्स हो रही है, बहुत बढ़िया। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताओ, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा सर? 32 लैक्स डिवाइडेड बाय 5, ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर सैल्वेज वैल्यू भी गिवन थी क्वेश्चन में। सर कंट्रीब्यूशन कैसे आया? कंट्रीब्यूशन ऐसे आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले 16 लाख था, अब 18,40,000 हो गया नई मशीन के आने की वजह से। तो हम सिर्फ इंक्रीमेंटल पढ़ेंगे, सिर्फ इंक्रीमेंटल, क्यों? क्योंकि सर कंपेयर करेंगे तो इंक्रीमेंटल पर ही करेंगे ना। हम दो टेबल बनाए बैठ के, फिर डिफरेंस निकाले तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, है ना। तो हमको सिर्फ इंक्रीमेंटल पर बनाना है। तो इंक्रीमेंटल 2,40,000, कॉस्ट सेविंग ऐड की 3,20,000 की, टोटल हमारा 560 हो गया। सर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 32 लैक्स की मशीन की कॉस्ट है, यस सर, माइनस 320 सैल्वेज वैल्यू है, यस सर, डिवाइड बाय 5 करो तो आपका आ रहा है 5,76,000, यस सर। एक लेटेंट पर आई थी ना एक लड़की, यस सर, याद आ रहा है? लूसी या कुछ नाम था ना। नाम तो याद नहीं है बट ये याद है। हाँ यस सर, इसके बहुत मीम्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ओके, अब फिर डेप्रिसिएशन सर, पहले भी तो 1,60,000 डेप्रिसिएशन क्लेम करता ही था मैं, तो आप क्या समझ रहे हो? आपने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लाया क्या? मैं पहले ही करता था, तो 1,60,000 लेस कर देंगे। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है? 4,16,000 का, मतलब मुझे अब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,44,000, यस सर। इसमें से क्या हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, यस सर। तो हमारा आ गया 1,44,000। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप टैक्स करोगे 47,000 माइनस। अब मुझे बताओ 144 का डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितना आएगा? 48, लेकिन 33% निकालोगे तो 47 आएगा। मैं क्या गलती बोल रहा था, समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, बढ़िया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 96,000 है ना। अब डेप्रिसिएशन फिर से ऐड बैक कर दो, क्यों? क्योंकि सर हम तो फ़ायदा उठाने के लिए डेप्रिसिएशन लेते हैं, हम तो फिर से ऐड बैक कर देंगे, हम तो बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। तो कैश इनफ्लो हमारा आ गया 5,12,000 का। अब देख लो, ये आपका आ गया पर ईयर का, पर आपको 5 साल के लिए देखना है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगा दो 3.605, तो 5 साल का मल्टीप्लाई किया तो 18,47,000 का आपका इन्फ्लो हो गया। सैलवेज वैल्यू भी निकाल दो, हाँ सर 1,81,000 की सैलवेज वैल्यू आ गई। तो हमारा टोटल इनफ्लो हुआ 20,28,000 का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन सर इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो हमारा हो गया था कितना? ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, है ना। तो हमारा सर 20,28,000 का फायदा हुआ, लेकिन 22,92,000 का नुकसान है। तो मतलब एनपीवी नेगेटिव है, कितनी है? 2,63,870 नेगेटिव। समझ में आया? यस सर। ठीक है, कहानी ख़त्म, क्वेश्चन हमारा बन गया है। ये वो वाला क्वेश्चन बता रहा है कि सेल प्रोसीड्स वगैरह गिवन है और नेट इनिशियल कैश फ्लोज। हाँ, अगर टैक्स की कैलकुलेशन अगर नहीं लेते तो ये आंसर आता। पर सर टैक्स की कैलकुलेशन आपको एग्ज़ाम में लेनी है कि नहीं लेनी है? सर एग्ज़ाम में ज़रूर लेनी है, क्योंकि वो सही थी, सही चीज़ को अपने को अवॉइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर फ़ायदा तो हुआ, मतलब नुकसान तो हुआ, 9,60,000 की चीज़ बेची, लेकिन बुक वैल्यू 8 लाख थी, तो 1,60,000 पे टैक्स देना ही पड़ेगा इन एनी केस। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव आंसर गिवन है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये पार्ट अल्टरनेटिव वाला है, तो इसको अगर आपको टाइम मिले तो आप बता देना, अदरवाइज इतना भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, आया समझ में? यस सर। अब करते हैं आपके अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स रहो। नहीं भी बना था तो एग्जाम सिनेरियोज अलग होते हैं, यहाँ एकदम टेंशन फ्री होके हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है।
कोई लोड नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा। वैसे क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि हाँ बड़ा तो था। ठीक है, ओके। आपका देखो 5 नंबर का ही आया, ये कितनी गलत बात है। उनके तो 6 6 नंबर का आ रहा था। ये देखो यहाँ इतना इजी क्वेश्चन 6 नंबर का दिया था, ये देखो। ये तो गलत बात है, धोखेबाजी है। दिल ये हमारे साथ ही होता है धोखाधड़ी ना सर, का। जब हमारी टर्न आती है तभी ऐसा होता है। वही वही मैं आपको वही समझा रहा था। पर कभी कभी आपकी टर्न अच्छी वाली भी आएगी, तो बस उसका अपने को वेट करना है, ठीक है। ओके ऐसा नहीं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, ठीक है। सर, आप जब हमारे एज में थे तो आपको ऐसा लगता था कभी? अरे बहुत बहुत, मतलब ऐसा रेंट आता था पूरा मेरा तो बकायदा, बिल्कुल 1 मिनट का मोनोलॉग कि मेरे ही लगे पड़े हैं इस दुनिया में, मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, बाकी तो दुनिया बहुत अच्छी है। उसके साथ देखो ऐसा हो गया, उसके साथ देखो कैसा हो गया, मेरे साथ ही सबसे गलत हो रहा है। इवन आर्टिकलशिप में मुझे बैंक ऑडिट बहुत भेजा, मुझे इतना बैंक ऑडिट कराया, मैं थक गया था। और मुझे टैक्स ऑडिट करना था, मेरे को नहीं करने दिया ढंग से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दूसरे बच्चों को दे रहे हैं। मतलब जैसे, मैं नाम तो ले ही नहीं रहा हूँ तो मैं बात कर सकता हूँ। पर आर्टिकलशिप में ऐसा हुआ था ना कि मैंने जब कितनी बार सर को बोला कि सर मुझे टैक्स ऑडिट सीखना है, मुझे टैक्स ऑडिट सीखना है, मुझे मल्टीपल चीज़ें सीखनी है क्योंकि मुझे रियल लाइफ में वो काम करने हैं, है ना। पर मुझे वो काम नहीं मिले, और बैंक ऑडिट ही मिला। और मेरे से जो, जैसे मैं 2 साल का आर्टिकल हो गया था, मतलब मेरा 3rd ईयर चल रहा था, है ना। और 1 साल जिन बच्चों का आर्टिकलशिप में हुआ था, 1 साल भी क्या, 10 महीने, उनको टैक्स ऑडिट मिल रहे पूरे फ्रेश से। उठाओ करो, 0 से 100 तक आपको ही पहुंचाना है। मतलब आपको ही टैक्स ऑडिट करना है, आपको ही जो भी करेक्शंस कराने हैं, आपको ही बुक्स फाइनलाइज करनी है, और आपको ही ऑडिट भी अपलोड करना है। और यहाँ मुझे दूसरे कर देते हैं, मैं अपलोड कर रहा हूँ बैठ के, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी, मैं लर्निंग कर्व अच्छा था, ठीक है। मतलब मैं जैसे एक दिन में अगर 10 से 15 टेक्स्ट ऑडिट अपलोड कर देता था, है ना, तो मेरी स्पीड अच्छी हो गई तो मेरे को ही पकड़ा देते थे। मतलब वो वही वाली बात है कि वो चुप चुप के मूवी याद है आपको, है ना। तो बांडिया बोलता है ना कि मालिक ये मेरे को आता है, ये मैं कर दूंगा, तो दूसरे को दे देते हैं। और वो बोलता है ये मेरे को नहीं आता है, तो उसको दे देते हैं। जो अच्छा काम होता है उसको मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारी फॉर्म्स में होता है। पर उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि अरे यार, मैं इतना सीखना चाह रहा हूँ, मैं सारे काम सीखना चाह रहा हूँ, सो दैट मैं प्रैक्टिस में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। लेकिन होता क्या था, वो काम नहीं मिलते थे। और फिर अब आज देखो, जब लाइफ को हम पीछे जाके देखते हैं, तो क्या हुआ, आज मेरे पास सबसे ज़्यादा बैंक ऑडिट का काम है। तो मैं बैंक ऑडिट के काम से ही मेरा घर चल रहा है, ठीक है ना। तो बैंक ऑडिट की चीज़ें कितनी काम आ रही है वो आप देखो। जबकि उस टाइम पे ऐसा लगता था, आज मेरे पास टैक्स ऑडिट बहुत कम है, नाम मात्र के टैक्स ऑडिट्स हैं, जबकि बैंक ऑडिट बहुत सारे हैं। तो बैंक ऑडिट से ही मेरा काम चल रहा था। तब आर्टिकलशिप में मुझे बैंक ऑडिट से गुस्सा आता था, है ना। लेकिन आज वही बैंक ऑडिट मेरे को बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। और बैंक ऑडिट कॉन्करेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो मंथली काम आ रहा है मुझे, और टैक्स ऑडिट ईयर में एक बार ही आते हैं। तो ओवरऑल मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन फ्यूचर, क्योंकि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने वही काम सीखा, तो मैंने वही काम अट्रैक्ट किया, तो मुझे वही काम मिला, है ना। मैंने काफ़ी मतलब मेहनत की उन चीज़ों पे, क्योंकि मुझे जो आता था मैं तो वही ढूंढूंगा ना अब मार्केट में। तो मैंने वो काम ढूंढा और मुझे वो काम मिला, और मैं अब वो काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि हमको ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ ही सब गलत हो रहा है, पर वो लेसन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाता, तो मेरे में इतना पेशेंस होता ही नहीं जितना आज है। क्यों है? क्योंकि अटेम्प्ट लग लग के ज़िंदगी ने ऐसा सिखाया ना कि अब इंसान, मतलब, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है इनिशियल ईयर्स में सीए बनने के बाद भी। हमें ऐसा लगता है ना ड्रीम रन, कि सीए बनने के बाद तो एकदम बिल्कुल दुनिया अलग ही होगी। चाहे वो रील आती है ना कि सीए के घर आ गया, तो चाय आती है और सोने का बिस्किट रखा होता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ए सीए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ले जी से गुड्डे पे पहुंच जाते हो, दैट्स इट। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना। तो उतना सिर्फ मतलब माहौल है। इंस्टाग्राम तो थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार करता ही है ना। ठीक है, आज आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ। अमेजोन प्राइम पे आई है आदर्श बाल विद्यालय, बहुत प्यारी सीरीज, बहुत ही प्यारी, ठीक है। उसको ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा। 40 मिनट्स अराउंड की एपिसोड है। अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी खोल के मत बैठ जाना। या फिर अगर मान लो पर डे एक एपिसोड, जितना कंट्रोल है कि पर डे एक एपिसोड देखोगे, तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी खाना खाते टाइम बहुत मस्त सीरीज़ है, मज़ा आ जाएगा, एकदम मूड रिफ्रेश हो जाएगा।
ठीक है, उसमें मतलब बहुत ही अलग, मतलब आप मेरे को बोलोगे कि सर क्या रिकमेंडेशन था, मज़ा आ गया। ठीक है, एग्जाम के बाद सर सब कुछ बता देना, मैं सब कुछ देख लूंगी। हाँ हाँ हाँ, उसकी अपनी अलग क्लासेस वो कर रखेंगे अपन, ठीक है। कि अब इस 1.5 महीने में क्या क्या कैसे कैसे टाइम हम यूटिलाइज करें हम, और पुरानी चीज़ें क्या क्या ऐसी सीरीज है जो हम रिवाइज करें, ठीक है। चलो बढ़िया, रुको मैं आपको 1 मिनट लिंक भेज रहा हूँ, फिर ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी के लिए, है ना। मैं लिंक भेज रहा हूँ। क्या बात है सर, आप मुझे अगर कोई बच्चा ऐसा पढ़ाई के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा है ना, तो सीरीज़ रिकमेंडेशन के लिए भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सीरीज़ भी रिकमेंड कर देंगे हम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको अभी नहीं देखनी, कंडीशन ये है कि आपको अभी एग्ज़ाम से पहले सीरीज़ नहीं देखनी है। आपको कब देखनी है, एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट से पहले, ठीक है। तब आप सीरीज़ देखो, मज़े करो, मुझसे रिकमेंडेशन लो, मैं बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन आपको देने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट, आई एम एडिंग हर। ओके, चलो ऐड करें, अभी ये क्वेश्चन कर ले फटाफट, ठीक है। स्टोरी टाइम चल जाता है अपना, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ पहुँच जाते हैं। आवाज़ कट गई, आवाज़, आप आ गए हो ना, ऐड हो गए। यस सर। ओके, चलो आपके आइटम का क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। एल्गो स्टील लिमिटेड वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है। सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है पास्ट 20 ईयर से, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है 80% इक्विटी। क्या बोल रहे हो। स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा ओके ओके, ठीक है। तो हम 80% इक्विटी 20% डेट है, ठीक है। कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 13.5, और उसके बाद डेट कंपोनेंट जो है उसका इंटरेस्ट रेट है 8%, ठीक है। अब क्या बोले, कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेस वगैरह जैसे भी लग रहे हैं, ओके। फिर क्या बोला, एक मतलब नया प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24 लैक्स का है, सेल्वेज वैल्यू 10% है, एक्सपेक्टेड लाइफ है 4 ईयर्स, और टैक्स सेविंग है 135, ओके। SLM मेथड आपको फॉलो करनी है, बहुत बढ़िया, शानदार, चलने दो, आगे बढ़ते हैं। सीधा इसमें टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन दे दिया है, ठीक है। यस सर। अब आप मुझे बताओ क्या बोला है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बता दिया, क्या, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ओके। 12 20 18 16, पीवी फैक्टर दे दिया 10% और 12% का, कैलकुलेट करो क्या, ARR और NPV और WACC, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ तो आया आपका अटेम्प्ट का, आपको वो क्या बोलते हैं, सहानुभूति हम देना चाहेंगे, ठीक है। हम और जितने भी इस वीडियो पर व्यूज़ आए वो सारे बच्चे, ठीक है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर, 24 लाख का 10% निकाल दो तो कितना बचा, 2160, डिवाइड बाय 4 कर दो तो आपका 5,40,000 का सेविंग होगा एनुअल डेप्रिसिएशन का, 5,40,000 का, ठीक है। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन था 135, डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट करते हैं तो टैक्स सेविंग आ जाता है अपना, ठीक है। 540 इंटू टैक्स रेट, सर 540 के नीचे क्या आ जाएगा अपना 135, तो आपका आ जाएगा 25%, ओके। टैक्स रेट आपका आ गया 25%, ईजी था, बहुत ईजी था सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ो, अब निकालनी है ARR, फिर NPV और WACC कंपेरेटिवली ईजी है, ARR निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। कैश फ्लो निकाल दो, सर 12 20 18 16 क्वेश्चन में गिवन था, लिख दिया। डेप्रिसिएशन लेस कर दो, यस सर, डेप्रिसिएशन 540 लेस कर दिया, कहाँ से डेप्रिसिएशन आया सर, यहाँ कैलकुलेट हमने कर लिया था, ठीक है। फिर आप क्या करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, 25% का आप क्या निकाल दो सर, टैक्स निकाल दो, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 495, 1095, 945, 795। यस सर, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करो देखना,
टोटल पीएटी आपका कितना है, ये देखो, ये चारों का टोटल करो। यस सर, चारों का टोटल किया 33 लाख, उसका एवरेज कर दो तो एवरेज पीएटी आ गया 8,32,000 रुपये। इतना समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट देखो, एवरेज इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप 0th ईयर में कितना इन्वेस्ट करोगे और बाद में कितना इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। यस सर, तो 0th ईयर में आप क्या करोगे, 24 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना। हाँ, उसके बाद लास्ट में आपका 240 का सेल्वेज वैल्यू है, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो गया, 24 + 240 सेल्वेज वैल्यू वाला, ठीक है। यस सर, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब एवरेज कर दो। तो आपने जैसे ही एवरेज किया तो आपका आंसर आ गया 13,20,000। अब ARR इतना इजी है, ARR में आपको क्या करना है सर, ARR में आपको ARR इज इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एवरेज लेना है पीएटी का और एवरेज लेना है इन्वेस्टमेंट का। तो एवरेज पीएटी कितना आ गया सर, एवरेज पीएटी आपका बता दो मुझे, 8,32,000 आ रहा है। यस सर, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 13,20,000, ठीक है। तो एवरेज रेट आपकी कितनी आ जाएगी, 63.03। एक मिनट, इसका 8,32,500 है, ये वाला फिगर 8,32,500 है, मैंने बिना देखे 8,32,000 लिख दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 60 06, ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया सर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना। ये 1 2 3 4 5 ईयर आ गए अपने, 1 2 3 4, ठीक है, ओके है ना। अब देखो, अब क्या करो, अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ WACC और NPV पर। तो पहले आ जाते हैं WACC पर। सर WACC कितनी इजी थी देखना, सिर्फ एक चीज़ का इसमें कॉम्प्लेक्स था, क्या कि ये तो 0.8 इंटू इक्विटी का वेट है, 0.8 इंटू 13.5, यस सर इतना तो हो गया। अब 0.2 जो डेट है उसमें 6% लेना है, ना कि 8%, बस यही ट्रिक थी, ठीक है। 6% लेना है, ना कि 8%। क्यों सर, क्योंकि सर वो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट था, हमको पोस्ट टैक्स लेना होता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं WACC। क्यों, क्योंकि टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट मिलता है। तो हमारा आंसर आ गया 12%। सर 12% आ गया, ये कहानी भी ओवर हो गई। सर यहाँ पर अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम टैक्स रेट को माइनस करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखना, अब आ जाओ यहाँ पर, अब देखो 495 1095 ये लिख दिया, यस सर ये लिख दिया। अब सर ये PAT लेते थे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में, इसलिए हमने ये लिया था। जबकि हम NPV करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे ना। हाँ सर, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ओके। तो आपने ऐड कर दिया 540 540 540 540, ठीक है। आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 1035 16 14 13, और सेल्वेज वैल्यू आ गई 240, यस सर। अब देखना, अब PV फैक्टर कितना गिवन था सर, PV फैक्टर 12% के हिसाब से हमारे पास ये गिवन है। 12% क्यों लिया सर, 12% इसलिए लिया क्योंकि WACC 12% है। तो आपको एक चीज़ और समझाऊं, कि आप WACC ऐसे ही पता कर सकते थे कि 12% है कि नहीं है। कैसे, क्योंकि सर 10 और 12 यहाँ पर गिवन है ना। तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हो ना कि जो जो डेटा यहाँ पर गिवन है उसमें से एक से डिस्काउंटिंग होगी। और 13.5 इंटू 8 करो, कितना हो रहा है, 13.5 इंटू 0.8, 10.8। तो 10 के ऊपर तो इक्विटी का रेट ही चला गया। अब 0.2 डेट में कुछ तो प्लस करेंगे तो एटलीस्ट 0.2 तो आएगा, भले 1% ही टैक्स रेट क्यों ना हो, मतलब 1% ही कॉस्ट ऑफ डेट क्यों ना हो, है ना। तो मतलब आप समझ जाओ कि ये 12 ही था। अगर आपका आंसर 12 नहीं आ रहा था मतलब आपको कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी डबल चेक भी हो जाता है, जब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर गिवन होता है ना, तो आप हमेशा अज्यूम कर लिया करो कि हमको इसी रेट पर आना है, ठीक है। डबल चेक हो गया आपका, ओके। अब आपको यहाँ पर ये लिखोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऐसा, 924 13 10 और 8 और 1। तो आपका टोटल इनफ्लो का
कितना अमाउंट हो गया 42,86,370। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था? आपने सर 24 लाख की क्या खरीदी थी? जो भी मतलब 24 लाख का एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था। तो सर ये तो बहुत ज़्यादा एनपीवी आ गई सर, ये तो मज़ा आ गया यार, क्या बात कर रहे हो। 24 लैक्स इन्वेस्ट किए, 42 लैक्स का रिटर्न आ गया, मतलब 42 लैक्स ओवरऑल इनफ्लो आ गया, मतलब 18 लाख की हमारी एनपीवी आ गई। तो हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दें क्या? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, करेक्ट। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट था एआरआर वाला, मतलब ये ट्रिकी नहीं बोलेंगे इसको, एआरआर ऐसा बोलेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को संभलता नहीं है एआरआर का पार्ट। बाकी क्वेश्चन पूरा इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में कर रहे हो तो यहीं पर आप कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करके, और फिर वहाँ लिख देना फॉर एआरआर पर्पज वी विल टेक क्यूमुलेटिव ऑफ पीएटी फॉर 4 ईयर्स, और आप ये वाला फिगर उठा लेना, ठीक है। फिर आप यहाँ जाओगे तो बोलोगे फ्रॉम द अबाउट टेबल वी कैन टेक कैलकुलेट क्या 1035, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आप पर ईयर फिर एन्युटी फैक्टर भी लिखोगे ना, तो ये सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके परफेक्ट। तो ये हमारे PYQ का, हम ऐसा करते हैं सेपरेट इसका एक वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर सिर्फ PYQ के लिए, फिर RTP MTP का कल जब पढ़ाएंगे तो उसका अलग से डाल देंगे। तो इन्वेस्टमेंट का टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा चैप्टर। तो उससे क्या होगा कि इन केस अगर कोई स्टूडेंट को पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत आती है तो पर्टिकुलर पार्ट ही देख लेगा, तो इट विल बी बेटर फॉर हिम हर जो भी है, सही है। तो आप जो जैसे आपको आरटीपी में इशू आता है ना, तो आरटीपी और एमटीपी का अलग एक वीडियो डाल देंगे, तो आपको आरटीपी एमटीपी ही देख लेना सीधा, ठीक है। जहाँ जहाँ इशू है वो पार्ट आप देख लेना। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट अपने सी एंटर स्टूडेंट्स वालों के लिए। जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं प्लीज़ ट्राई टू गिव अ मॉक, मॉक से आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक मिलेगा, और रियलिटी चेक से हर्ट भी नहीं होना है। ज़्यादा अच्छा चल जाता है वो सीधा गाना बन जाता है ना, कि कौन सा एक गाना अभी रील्स में बहुत चलता है, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी नहीं है मुझसा कोई, है ना, समझ गए ना। तो वो गाना भी नहीं बजाना ज़्यादा नंबर आ जाए तो, और डिमोटिवेट भी नहीं होना है। सिर्फ वो एक प्रैक्टिस के लिए है, मॉक्स आर फॉर प्रैक्टिस। मॉक से किसी को मॉक भी नहीं करना है और मॉक होना भी नहीं है, सिर्फ मॉक देना है, ठीक है। ओके, अब PYQ RTP के लिए हम नया लेक्चर लाएंगे, RTP MTP वाले पार्ट के लिए। अभी PYQ एंड करते हैं, ठीक है। ओके, एंड जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि सर कैसा लगा रिवीजन वीडियो। उसके अलावा इस नंबर पर आप सीरीज़ रिकमेंडेशन के लिए भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है।